बताओ। जैसे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड से यूनिट फर्स्ट से का मुख्य लक्ष्य शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षित बदलाव लाना है। ऐसे ही टीचिंग का मतलब या वो सॉरी लर्निंग या अधिगम का मतलब होता है सीखना, है ना? जो जीवन में कभी भी हो सकता है। ऐसे ही क्लार्क के अनुसार शिक्षण क्या होता है? शिक्षक और छात्र के बीच एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, मतलब इंटरैक्टिव प्रोसेस है। ऐसे ही शिक्षण एक सचेत या कॉन्शियस और उद्देश्यपूर्ण नियोजित प्रोसेस है, ऐसा भी। अब हम एक चीज़ देखते हैं, शिक्षण द्विध्रुवी होता है जिसमें एक तरफ शिक्षक और दूसरी तरफ शिक्षार्थी। अब ये नॉर्मल केस में है, लेकिन जॉन डावी ने बताया था, जॉन डी भी लिखा है ना, डॉबी जैसे भी आए, इन्होंने बताया शिक्षण को त्रिध्रुवी बताया है या ट्राइपोलर बताया है ना? जिसमें त्रिध्रुवी में क्या 3 घटक आते हैं, है ना? क्या 3 घटक आते हैं? एक तो शिक्षक आ जाता है, शिक्षार्थी आ जाता है और पाठ्यक्रम आ जाता है या जिसको हम कंटेंट बोल रहे हैं। आप फिर से याद रखेंगे, देखो ऐसे नॉर्मल केस में शिक्षण जो है वो बाइपोलर है या द्विध्रुवी भी है, जिसमें एक शिक्षक आता है, दूसरा शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट। जॉन डवी के अनुसार इन्होंने कहा ट्राइपोलर है या त्रिध्रुवी है शिक्षण। तो इसमें कौन-कौन से 3 घटक, एक शिक्षक आता है, शिक्षार्थी आता है और पाठ्यक्रम आता है। नेक्स्ट है शिक्षण केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि बल्कि वास्तविक अधिगम या एक्चुअल लर्निंग के लिए परिस्थितियाँ बनाना होता है ना? शिक्षक केंद्रित या जिसको टीचर सेंटर्ड बोलते हैं, शिक्षण में व्याख्यान विधि प्रधान होती है ना? ये याद रखेंगे। अगर टीचर सेंटर्ड अगर टीचिंग हो रही है तो उसमें क्या प्रधान है, तो हम बताएँगे लेक्चर मेथड क्या होती है, प्रधान होती है। नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित शिक्षण में, है ना? शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षार्थी क्या होता है, निष्क्रिय भूमिका निभाता है ना? निष्क्रिय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है अ, शिक्षार्थी केंद्रित या लर्नर सेंटर्ड शिक्षण में छात्र मुख्य केंद्र में होता है, ये भी चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है? शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में शिक्षक एक सुविधा प्रदाता या गाइड होता है ना? जैसे हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो एक शिक्षण केंद्रित शिक्षण ही माना जाता है। नेक्स्ट है करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की मुख्य विशेषता है, ये भी याद रखेंगे। इनमें थोड़ा-थोड़ा अंतर है, लेकिन ज़्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है, पर हाँ, आप सेंटेंस के हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से छात्र केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है? शिक्षक केंद्रित नहीं, ताकि स्टूडेंट भी पूछ सकें। सब्जेक्ट सेंटर्ड शिक्षण में क्या होता है, विषय वस्तु या जिसको कंटेंट पर अधिक बल दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। अभी देखो टीचर वाले में अलग था और ये क्या है, सब्जेक्ट सेंटर्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में पाठ्यक्रम को क्या दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है या प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षण एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना? शिक्षण क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसे ही है शिक्षण में क्या होता है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन है ना? ये इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण एक मूल्यांकन से जुड़ी हुई प्रोसेस भी है ना? एवोल्यूशन से जुड़ी हुई एक प्रोसेस भी है। शिक्षण गतिशील और फ्लेक्सिबल होता है ना? शिक्षण क्या है? गतिशील और फ्लेक्सिबल। शिक्षण मल्टी डायमेंशनल होता है जिसमें विभिन्न पहलुओं पे चर्चा होती है, ठीक है? शिक्षण कला, आर्ट और विज्ञान दोनों का संगम है, ये भी हम याद रखेंगे। हर शिक्षक की अपनी एक अलग टीचिंग स्टाइल होती है, इसे कला बनाती है ना? कला के द्वारा ही हर किसी की क्या होती है, एक टीचिंग स्टाइल स्टाइल होती है। 1 मिनट। नेक्स्ट है शिक्षण जो सिद्धांतों पर आधारित होता है ना? आधारित होने के कारण इसे साइंस कहा जाता है, ठीक है? ये बार-बार ब्लिंक क्यों हो रही है? नेक्स्ट है अपने पास फॉर्मल एजुकेशन, है ना? स्कूल और निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होती है ना? याद रखेंगे।
जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन परिवार, दोस्त और जीवन के अनुभवों से मिलती है ना? ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है अपने पास ट्रांसफॉर्मेटिव या शिक्षण रूपांतरकारी होता है जो ज्ञान को एक से दूसरे तक पहुँचाता है। इसको हम ट्रांसफॉर्मेटिव कहते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य या कॉग्निटिव डोमेन। ये क्या होता है? ज्ञान, बोध और विश्लेषण से संबंधित है ना? तीनों चीज़ें याद रखेंगे। जो ज्ञानात्मक डोमेन किससे रिलेटेड है? ज्ञान, बोध और विश्लेषण से रिलेटेड है। नेक्स्ट है भावात्मक भावनात्मक उद्देश्य या अफेक्टिव डोमेन। इसमें क्या होता है? रुचि, दृष्टिकोण और मूल्यों का निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट है अपने पास क्रियात्मक उद्देश्य या साइकोमोटर डोमेन। क्या? साइकोमोटर डोमेन। ये स्किल डेवलपमेंट पर केंद्रित है। किस पे है? स्किल डेवलपमेंट पे केंद्रित है या कौशल विकास जिसको कहेंगे। ये फिर याद रखेंगे ब्लूम के अनुसार, है ना? ये याद रखेंगे, मोस्ट है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्यों में संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण है ना? ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्यों में संज्ञानात्मक विकास क्या है? महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अपने पास मेमोरी लेवल, है ना? मेमोरी लेवल शिक्षण का सबसे निचला और प्रारंभिक स्तर है ना? मेमोरी लेवल क्या है? शिक्षण का सबसे निचला और प्रारंभिक स्तर है। फिर से याद रखेंगे, स्मृति स्तर का शिक्षण हार्वर्ड की अवधारणा से भी रिलेटेड है। आप ये याद रखेंगे। चलो मैं एक बार इसको फिर से फटाफट इसको रिवीजन कर। टीचिंग का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार में अपेक्षित बदलाव लाना है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, जो जीवन में कभी भी हो सकता है। क्लार्क के अनुसार शिक्षक और छात्र के बीच एक अंतःक्रियात्मक प्रोसेस होती है। शिक्षण एक कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस और उद्देश्यपूर्ण नियोजित प्रोसेस है। शिक्षण जो द्विध्रुवी पोलर होता है, लेकिन जिसमें एक तरफ शिक्षक और दूसरी तरफ शिक्षार्थी होता है। जबकि जॉन डेवी ने शिक्षण को त्रिध्रुवी बताया है ना? त्रिध्रुवी बताया, जिसमें 3 घटक हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है शिक्षण केवल सूचना देना नहीं होता है, बल्कि जो एक्चुअल लर्निंग की परिस्थितियां बनाना होता है। नेक्स्ट है जो टीचर सेंटर्ड होता है ना? टीचर सेंटर्ड में क्या होता है? शिक्षण में व्याख्यान मेथड होती है, वो प्रधान रहती है। ऐसे ही शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण है, इसमें शिक्षार्थी क्या रहता है? पैसिव या निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय भूमिका में होता है। लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है? लर्नर सेंटर्ड में छात्र मुख्य केंद्र होते हैं। ये दोनों में याद रखेंगे। एक में शिक्षक मुख्य केंद्र होता है, एक में शिक्षार्थी या जो छात्र होते हैं मुख्य केंद्र में होते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में क्या होता है? शिक्षक एक सुविधा प्रदाता या गाइड होता है। ऐसे ही हम लर्निंग बाय डूइंग यानी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है विषय केंद्रित। इसमें इस शिक्षण में विषय वस्तु पर अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट है विषय केंद्रित अप्रोच में पाठ्यक्रम को प्रायोरिटी दी जाती है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रोसेस है या गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट है अपने पास शिक्षण में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट रहता है। शिक्षण एक एवोल्यूशन से जुड़ी हुई एक प्रोसेस है। शिक्षण गतिशील और लचीली होती है ना? शिक्षण क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है, जिसमें कई पहलुओं पर चर्चा होती है। शिक्षण जो है आर्ट और कला दोनों का संगम है। हर शिक्षक की अपनी एक अलग शिक्षण शैली होती है, इसे कला बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण इसे हम विज्ञान कहते हैं। फॉर्मल एजुकेशन स्कूल और निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, जबकि इनफॉर्मल दोस्त, परिवार, जीवन के अनुभवों से मिलती है। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब होता है जो ज्ञान एक दूसरे तक पहुंचता है, इसको ट्रांसफॉर्मेटिव कहते हैं। नेक्स्ट है अपने पास कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञान, बोध और विश्लेषण से संबंधित है। ऐसे ही
है भावनात्मक उद्देश्य, इफेक्टिव डोमेन, रुचि, दृष्टिकोण और मूल्यों के निर्माण से संबंधित है ना? ऐसे ही क्रियात्मक उद्देश्य कौशल विकास पर केंद्रित होती है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य में संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण है। ठीक है? नेक्स्ट है अपने पास ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। स्तर का जो स्मृति स्तर का शिक्षण हार्वर्ड की अवधारणा से रिलेटेड है ना? नेक्स्ट 1 मिनट। बल दिया जाता है स्मृति स्तर पर, है ना? मेमोरी लेवल पर। ऐसे ही बौद्ध स्तर पर या अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम क्या करते हैं, शिक्षण मॉरिसन से यहाँ पर मॉरिसन से संबंधित बताया है। बौद्ध स्तर में या अंडरस्टैंडिंग लेवल में छात्र तथ्यों के बीच संबंध और अर्थ को समझता है, मीनिंग और रिलेशन को समझता है। ठीक है? अगर हम रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें तो शिक्षण का सर्वोच्च मानसिक स्तर है ना? सर्वोच्च मानसिक स्तर है। चिंतन स्तर समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन विकसित करता है ना? देखो, चिंतन स्तर समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन विकसित करता है ना? चिंतन स्तर, यहाँ पर कॉमा नहीं लगा है। नेक्स्ट है स्व अध्ययन या जिसको सेल्फ स्टडी बोलते हैं, चिंतन स्तर के शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है इसमें शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता विद्यमान होती है ना? इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद छात्र का पूर्व ज्ञान या जिसको प्रायोर नॉलेज कह रहे हैं, क्रिया को प्रभावित करता है। प्रेरणा, है ना? सफल अधिगम या लर्निंग के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। मोटिवेशन नहीं मिलता तो कम मतलब मोटिवेशन मिल जाता तो हम पढ़ने लग जाते एक तरीके से, है ना? हर बच्चे की सीखने की शैली या लर्निंग स्टाइल क्या रहती है? अलग-अलग होती है। शिक्षक का विषय ज्ञान जो होता है या सब्जेक्ट नॉलेज बोल रहे हैं, शिक्षण की प्रभावशीलता तय करता है ना? नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल शिक्षक के लिए अत्यंत नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर चीज़ें मतलब नहीं सीख पाएँगे, है ना? ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड शिक्षार्थियों को प्रेरित करता है ना? अगर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, तो जो भी सीख रहा है, वो प्रेरित उनको नहीं कर पाएँगे। शिक्षण में आईसीटी का उपयोग अधिगम को आधुनिक और प्रभावी बनाता है ना? नेक्स्ट है मानसिक और शारीरिक तत्परता या इसको रीडीनेस बोलते हैं, छात्र के सीखने के लिए अनिवार्य है। पाठ्य पुस्तक सामग्री की प्राथमिकता अधिगम को सुगम बनाती है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ सुनियोजित और व्यवस्थित होनी चाहिए, है ना? शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए? सुनियोजित और व्यवस्थित, सिस्टमैटिक और प्लान्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्याख्यान मेथड या जिसको लेक्चर मेथड बोलते हैं। बड़ी कक्षाओं में सूचना देने के लिए उपयोगी हो अगर डिस्कशन मेथड की बात करें या चर्चा विधि, चिंतन और सहभागिता को बढ़ावा देती है। प्रदर्शन विधि या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड विज्ञान और कौशल विकास के लिए उपयुक्त है। ठीक है? ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। ह्यूरिस्टिक मेथड, है ना? ह्यूरिस्टिक मेथड में छात्र स्वयं खोज करके सीखता है। हो सकता है कि डिमॉन्स्ट्रेशन पूछ ले या अपन से डिस्कशन मेथड पूछ ले, है ना? तो क्योंकि पिछली बार ह्यूरिस्टिक मेथड आई थी। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री जटिल विषयों को सरल और रोचक बनाती है। शिक्षण जो सामग्री है या टीचिंग एड है, ये क्या करता है? जटिल विषयों को सरल और रोचक बनाती है। जैसे मैंने ये नोट्स तैयार किए, तो ये शिक्षण सामग्री है ना? नेक्स्ट है रेडियो और ऑडियो क्लिप्स ऑडियो और मतलब एड्स के उदाहरण है या श्रव्य साधन है ना? रेडियो हो चाहे ऑडियो हो, है ना? दोनों क्या हैं? सुनने के ही साधन हैं।
नेक्स्ट है चार्ट हो, मॉडल हो, कोई मानचित्र है, ये विजुअल एड है, ठीक है। टेलीविजन है, वीडियो है कुछ, तो ये ऑडियो वीडियो दोनों विजुअल वाले हैं, है ना। ऑडियो वीडियो एड से हैं या साधन हैं। नेक्स्ट है मुद्रित सामग्री या प्रिंट एड में पुस्तकें और नोट्स शामिल होते हैं, है ना, जिसमें न्यूज़पेपर भी आ सकते हैं। है अपने पास इवोल्यूशन उद्देश्यों की प्राप्ति को मापने की निरंतर प्रोसेस है। जैसे मान लो मैंने आपको इतना पढ़ाया है, फिर मैं क्या करूं, एक टेस्ट ले लूं, तो वो एवोल्यूशन निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव एवोल्यूशन शिक्षण के दौरान सुधार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है संकलनात्मक मूल्यांकन या समरेटिव एवोल्यूशन पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेडिंग के लिए होता है। ऐसे निदानात्मक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन इसको, है ना, अधिगम की कठिनाइयों को पहचानने के लिए होता है। ऐसे ही है उपचारात्मक शिक्षण, या जिसको रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। तो हम देखते भी हैं क्लास में रेमेडियल क्लास लगती थी, ये क्या ज्ञान के बाद कमियों को दूर करने के लिए होती है। स्थापनात्मक मूल्यांकन प्लेसमेंट एवोल्यूशन प्रवेश के समय छात्र का स्तर जानने के लिए प्लेसमेंट एवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई छात्र के सर्वांगीण, है ना, सर्वांगीण विकास को मापता है। ब्लूम का जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है 1956 में प्रस्तुत किया गया था। एक बार हम इसको फटाफट फिर से देख लेते हैं ताकि हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। स्मृति स्तर में तथ्यों और तिथियों को रटने पर बल दिया जाता है। बोध स्तर जो है शिक्षण मॉरिसन से संबंधित है। बोध स्तर में छात्र तथ्यों के बीच संबंध और अर्थ को समझता है। चिंतन स्तर शिक्षण का सर्वोच्च मानसिक स्तर है। ऐसे चिंतन स्तर में हम समस्या समाधान और आलोचना चिंतन विकसित करते हैं। सेल्फ स्टडी में चिंतन स्तर के शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता विद्यमान होती है। छात्र का पूर्व ज्ञान लर्निंग की प्रोसेस को प्रभावित करता है। मोटिवेशन सफल अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। हर सीखने की शैली अलग अलग होती है। शिक्षक का ज्ञान शिक्षण की प्रभावशीलता तय करता है ना। कम्युनिकेशन स्किल जो है शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। और पॉजिटिव एटीट्यूड जो शिक्षार्थी होते हैं उनको प्रेरित करता है। आईसीटी का उपयोग अधिगम या लर्निंग को आधुनिक एवं प्रभावी बनाता है। मानसिक और शारीरिक तत्परता जिसको रीडीनेस बोलते हैं छात्र के सीखने के लिए अनिवार्य है। ऐसे ही पाठ्य पुस्तक सामग्री की रिलीवेंस या प्रासंगिकता लर्निंग को सुगम बनाती है। शिक्षण विधियां सुनियोजित और व्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से ये जो मेथड दी हैं यहाँ से याद रख लेना। लेक्चर मेथड बड़ी कक्षाओं में सूचना देने के लिए होता है। डिस्कशन मेथड चिंतन और सहभागिता को बढ़ावा देती है। ऐसे डोमेस्टिक मेथड वो डिमोन्स्ट्रेशन मेथड है, विज्ञान और कौशल विकास के लिए है। और ह्यूरिस्टिक मेथड में छात्र स्वयं खोज करके सीखता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर टीचिंग एड दिए हैं, है ना, ये जटिल विषयों को सरल और रोचक बनाती है। ऐसे ही रेडियो ऑडियो मतलब हम सुनने के साधन हैं। चार्ट मॉडल मानचित्र देखने के साधन है या दृश्य वाले साधन है। ऐसे ही टेलीविजन और वीडियो है, ये ऑडियो वीडियो दोनों है ना, मतलब दृश्य और श्रव्य दोनों के साधन है। नेक्स्ट है प्रिंटेड एड पुस्तकें और नोट्स में शामिल होते हैं। इवोल्यूशन मूल उद्देश्यों की प्राप्ति को मापने के निरंतर प्रोसेस है। ऐसे ही तरीके से यहाँ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन दिया है, शिक्षण के सुधार के लिए होता है। समरेटिव पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेडिंग के लिए होता है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन अधिगम या लर्निंग की कठिनाइयों को पहचानने के लिए होता है। रेमेडियल निदान के बाद कमियों को दूर करने के लिए होता है। प्लेसमेंट प्रवेश के समय छात्र का स्तर जानने के लिए होता है। और सीसीई छात्र के सर्वांगीण विकास को मापता है ना। और लास्ट है यहाँ पर ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 1956 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगले पेज पे चलते। पेज तो बहुत हैं, जितने हो जाएंगे उतने मैं करवा दूंगा।
ब्लूम के अनुसार ज्ञान संज्ञानात्मक स्तर का प्रारंभिक चरण है। दो बार अभी ठीक है। वयस्क शिक्षार्थी एडल्ट लर्नर अधिक आत्मनिर्देशित और लक्ष्य उन्मुख होते हैं। ठीक है। वयस्क शिक्षा के विज्ञान को एंड्रागोजी कहते हैं। याद रखिए, वयस्क शिक्षा के विज्ञान को एंड्रागोजी कहा जाता है। एंड्रागोजी का प्रतिपादन मैकलम नॉल्स ने किया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। छात्र के लिए मार्गदर्शन या गाइडेंस और फीडबैक आवश्यकताएं हैं। हायर एजुकेशन में नवाचार अधिक सुलभ बनाता है ना। नवाचार क्या करता है, लर्निंग को और अधिक सुलभ बनाता है। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का मिश्रण है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वयं क्या है, मुफ्त ऑनलाइन उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का एक मंच है ना। स्वयं प्रभा, ये 40 चैनल हैं इसमें, है ना, पुराना डेटा था। स्वयं प्रभा 40 घंटे, ओ सॉरी, हाँ गलत हो गया, 24 घंटे चलने वाली 40 चैनलों का वो है समूह, सही है, सॉरी, है ना, एक मिनट। 24 घंटे चलने वाली शैक्षिक डीटीएच चैनलों का गलत हो गया। मूक क्या है, व्यापक स्तर पर उपलब्ध कोर्स है ना। मासिव ऑनलाइन ऐसे करके कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज, मासिव ऑनलाइन, ओपन ऑनलाइन। मूल्यांकन प्रणाली में कंप्यूटर आधारित परीक्षण सीबीटी एक आधुनिक बदलाव है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं जिसको, है ना। शिक्षण का कला के साथ भावनाओं, शिक्षण का कलात्मक पक्ष छात्रों के साथ भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। समय और संसाधन का सही उपयोग सुनिश्चित करता है ना। जैसे हमने प्लान कर लिया इतने टाइम पे, तो ये दोनों चीजें हैं, समय और संसाधन सही उपयोग करता है। शिक्षण में या फ्लेक्सिबिलिटी छात्रों की गति के अनुसार सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट, कोलोबरेटिव या जिसको अपन सहयोगात्मक अधिगम या लर्निंग बोलते हैं, टीम वर्क की भावना विकसित करता है ना। कोलोबरेट करते हैं तो क्या है, टीम वर्क की भावना को क्या करता है, विकसित करता है। नेक्स्ट है, ये आप याद रख सकते हैं, होलिस्टिक एजुकेशन या समग्र शिक्षा छात्र के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास पर जोर देती है। फिर से मैं बता रहा हूँ, समग्र शिक्षा या होलिस्टिक एजुकेशन छात्र के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास पर जोर देती है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से आश्रमों में दी जाती थी। ठीक है। एनपीटी एनईपी सॉरी एनईपी 2020 शिक्षा के अनुसार 5334, ठीक है। एनईपी 2020 +3+3+ ढांचे को नए शिक्षण में अनुशासन या डिसिप्लिन अधिगम या लर्निंग के वातावरण को सुगम बनाता है। नेक्स्ट है आपके पास ई पाठशाला, मतलब जो हम पढ़ा रहे ई पाठशाला जैसे छात्रों के लिए एक डिजिटल अध्ययन सामग्री का प्रमुख पोर्टल है ना। ऐसे ई पाठशाला अलग है, नेट पे देखेंगे तो। शिक्षण कौशल में स्पष्ट व्याख्या और प्रदर्शन की क्षमता शामिल है ना। शिक्षण कौशल में स्पष्ट व्याख्या की क्षमता छोटे बच्चों के शिक्षण का आधार होती है। नेक्स्ट है चिंतन करना सीखता है ना। चिंतनशील स्तर पर छात्र स्वयं के विचारों का विश्लेषण करना सीखता है। नेक्स्ट है अपने पास
प्रगति को गति देता है ना? है दृश्य सामग्री से प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। देख है ना? दृश्य देख के और सुन के ये ज़्यादा परमानेंट होता है सीखना। शिक्षण में उपकरण इक्विपमेंट समय की बचत और स्पष्ट है। देखो हमने शिक्षण में ये सारी चीज़ें कर ली तो बहुत सारा टाइम बच जाता है। में बदलाव ही सफल शिक्षण की अंतिम कसौटी है। आगे प्रक्रिया है या बाद है, ठीक है। रचनात्मक विकास शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति का मुख्य लाभ है ना। नेक्स्ट है शिक्षण में नैतिक विकास छात्र के चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है, ठीक है। उच्च मानसिक स्तर का विकासशील शिक्षण से संभव है ना। ऐसे ही है अधिगम वातावरण या लर्निंग इन्वायरमेंट। शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को एक प्रबुद्ध नागरिक या एनलाइटेंड सिटीजन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ चीजें देख सकते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ कुछ चीजें है ना। आप ब्लूम के अनुसार नॉलेज जो होता है संज्ञानात्मक स्तर का प्रारंभिक चरण है ना। ऐसे ही मैंने बताया एंड्रोगॉजी मैकलम नॉल्स ने प्रतिपादित किया था, और मैंने आपको बताया था ब्लेंडेड लर्निंग जो होती है ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण का मिश्रण है। स्वयं शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का एक मंच है। ऐसे स्वयं प्रभा 24 आवर चैनल डीटीएच चैनलों का एक पूरा ग्रुप है, इसमें 40 चैनल है। मूक मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है ना, ये है ना, इनके अंतर्गत आता है शायद है ना। और सीबीटी आपको पता ही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और मैं यहाँ पर बता देता हूँ एनईपी जो है समग्र शिक्षा में क्या करते हैं, या होलिस्टिक एजुकेशन में छात्र के शारीरिक मानसिक और नैतिक विकास पर जोर देते हैं। एनईपी जो 2020 है इसमें 5+3+3+4 ढांचे पर काम किया है ना। और आप याद रख सकते हैं यहाँ पर शिक्षण एक द्विमार्गी प्रोसेस है जिसमें संवाद जो है महत्व, ठीक है। और आप बाकी का ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास रिसर्च एप्टीट्यूड से 101 लाइन नोट्स, ठीक है। 100 क्वेश्चन है। रिसर्च का अर्थ किसी समस्या का व्यवस्थित तार्किक और वैज्ञानिक अध्ययन करना है ना। कभी आ जाए पूरा किसी समस्या का व्यवस्थित तार्किक और वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, वहाँ बहुत सारी चीजें लिखी हैं, तो हम बता देंगे ये रिसर्च है। रिसर्च का अर्थ है फिर से सर्च है ना, ये खोजना। रिसर्च एक स्टेप बाय स्टेप प्रणालीबद्ध इन्वेस्टिगेशन है या रिसर्च। नेक्स्ट है शोध का मुख्य उद्देश्य नए तथ्यों की खोज एवं पुराने ज्ञान का सत्यापन करना होता है। क्या खोजा जा चुका है, क्या खोजा जाना है। शोध के माध्यम से प्राप्त निष्कर्ष हमेशा वैध या वैलिड कंक्लूजन्स होने चाहिए, ठीक है। बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च या मौलिक रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। जो बेसिक रिसर्च होते हैं इनका मुख्य कार्य सिद्धांतों का विकास या थ्योरी बिल्डिंग्स और ज्ञान में वृद्धि करना होता है ना। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो बेसिक रिसर्च का एक सटीक उदाहरण है, आप याद रखेंगे। ऐसे अप्लाइड रिसर्च व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। नई तकनीकी का विकास और फसल उत्पादन को बढ़ाना एक अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है कि क्या हो रहा है का सटीक वर्णन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होता है। ऐसे ही वर्णात्मक शोध मुख्य रूप से तथ्य खोजने की प्रकृति का होता है। ऐसे ही एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है,
उपलब्ध आंकड़ों को आलोचनात्मक विश्लेषण पर आधारित है ये, है ना? हिस्टोरिकल जो रिसर्च होता है या ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल जो भी बोले, अतीत के रिकॉर्ड्स जो होते हैं, दस्तावेज होते हैं, घटनाओं का अध्ययन करता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पूरी तरह नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। ऐसे ही कॉज एंड इफेक्ट संबंधों का वैज्ञानिक जांच कराता है। ऐसे ही क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है मानवीय विचारों, धारणाओं और अनुभवों पर केंद्रित है। इंटरव्यू क्या होता है, अवलोकन और केस स्टडी का उपयोग होता है ना? गुणात्मक शोध में इंटरव्यू, है ना? क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यू क्या होता है, एक अवलोकन और केस स्टडी पर होता है। ऐसे ही क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, सांख्यिकी और संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिकल डेटा पर आधारित है। तो क्वांटिटी न्यूमेरिकल डेटा पर है, जबकि क्वालिटी विचारों पर, धारणाओं पर है। दोनों में अंतर क्लियर है। नेक्स्ट है मात्रात्मक शोध, या फिर अपन क्वांटिटेटिव सर्वे में क्या होता है, स्टैटिकल टूल्स का प्रयोग होता है ना? स्टैटिकल टूल्स का प्रयोग होता है। मिक्स्ड मेथड क्या होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का हम मतलब दोनों का जो मिक्सचर रहता है या मिश्रण रहता है, इसको बोलते हैं। अच्छे शोध के लिए हमेशा साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, है ना? गोल ओरिएंट जो शोध है या रिसर्च है, ये भी एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जैसे शिक्षण था, है ना? जिसका कोई निश्चित लक्ष्य होता है। रिसर्च हमेशा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक तरीके से होने चाहिए, है ना? संगठित और व्यवस्थित तरीके से। रिसर्च रेसिप्रोकल होता है, मतलब जिसे दोबारा परीक्षण संभव हो सके। शोध पूर्णतः साक्ष्य आधारित और निष्पक्ष होने चाहिए। कैसे होना चाहिए? एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। शोध के निष्कर्षों का भविष्य में सत्यापन किया जा सकता है, ठीक है? शोध प्रक्रिया में एक्यूरेसी और वैलिडिटी का होना आवश्यक है। ये भी एक बहुत जरूरी प्रोसेस। शोध एक निरंतर प्रोसेस है जो ज्ञान के नए द्वार खोलती है, ठीक है? ऐसे ही जो प्रत्यक्षवाद है या पॉजिटिविज्म है की अवधारणा प्रसिद्ध समाजशास्त्री अगस्त काम्टे ने दी थी। तो ये आप याद रखें, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा ने दी थी, याद रख सकते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट है, प्रत्यक्षवाद के अनुसार सत्य वही है जिसे प्रत्यक्ष अनुभव और मेजर द्वारा प्रमाणित किया जा सके, ठीक है? प्रत्यक्षवादी शोध केवल प्रत्यक्ष अवलोकन पर ही भरोसा करता है। ऐसे ही प्रत्यक्षवाद में शोधकर्ता को पूरी तरह तटस्थ या इम्पार्शियल और वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रत्यक्षवाद, या जिसको पोस्ट पॉजिटिव मानता है कि पूर्ण सत्य प्राप्त करना है ना? उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या मानता है कि पूर्ण सत्य प्राप्त करना संभव। प्रत्यक्षवाद के प्रमुख विचारकों में कार्ल पॉपर का नाम प्रमुख है, आप याद रखें। नेक्स्ट है उत्तर प्रत्यक्षवाद और संदर्भ शोध प्रभावित करते हैं, है ना? उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध को मानवीय पूर्व प्रभावित मानता है। अपन यहाँ देख सकते हैं, उत्तर प्रत्यक्षवाद में अनेक वास्तविकताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। आप यहाँ सेंटेंस दिए हैं, आप इनको कैसे भी करके एक बार, ठीक है वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ वहाँ का हमने ये बताया तो अच्छा है। प्रत्यक्षवादी सत्य को निश्चित मानते हैं, जबकि उत्तरवादी इसे या प्रोबेबल मानते हैं, है ना? संभाव्य मानते हैं। दोनों ये लाइन आप याद रखेंगे। प्रत्यक्षवादी सत्य को क्या मानते हैं? निश्चित मानते हैं, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवादी इसे संभाव्य मानते हैं। प्रायोगिक शोध में शोधकर्ता हमेशा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेरफेर कर सकता है ना?
जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात आ रही है, यहाँ पर जो शोध करता है स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या कर सकता है, हेर-फेर कर सकता है। ऐसे ही है रैंडमनेस प्रायोगिक शोध की वैज्ञानिक करती है। प्राप्त किए जाते हैं, जैसे पत्र या मूल रिकॉर्ड या अपन किसी दूसरे लोगों से अपन जाके प्राप्त कर लें। सेकेंडरी डेटा प्रकाशित, पहले से प्रकाशित पुस्तकें, जर्नल, ये सारी चीजें होती हैं। और सरकारी डेटा एक सेकेंडरी डेटा का मुख्य सोर्स है ना। नेक्स्ट है एथनोग्राफी या निरसंस विज्ञान, गुणात्मक शोध की एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, तो आप याद रखेंगे पूरा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, मात्रात्मक शोध का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्वालिटेटिव क्या हुआ मैडम, क्वांटिटेटिव शोध का एक अनिवार्य हिस्सा है। शोध का सबसे पहला चरण क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ये पिछली बार क्वेश्चन आया भी था, मैं आपको मुझे नेक्स्ट है अपने पास शोध समस्या हमेशा स्पष्ट, शोध योग्य या रिसर्चेबल और व्यवहारिक होनी चाहिए, है ना। तो हमेशा कैसे होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, रिसर्चेबल होनी चाहिए। ऐसे ही है अगला है रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, या समीक्षा। सर हाँ आपकी स्लाइड नहीं दिख रही हेलो, मुझे, आपकी स्लाइड नहीं दिख रही है सर। सभी को नहीं दिख रही, चारू मैडम, संगीता मैडम। अब आई सर। अच्छा आगे चल। नेक्स्ट है ओ आर एल, है ना। ओ नहीं सॉरी, आर ओ एल का अर्थ पुराने शोध पत्रों, पुस्तकों और जर्नल्स का गहन अध्ययन करना है ना। ओ आर एल का वो सॉरी, आर ओ एल का अर्थ क्या होता है, पुराने शोध पत्रों, पुस्तकों और जर्नल का गहन अध्ययन, तो ये आ सकता है। नेक्स्ट है साहित्य समीक्षा, शोधकर्ता को ज्ञान के अंतराल पहचानने में मदद करती है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्पष्ट करते हैं कि शोधकर्ता वास्तव में क्या जानना चाहता है। हाइपोथेसिस क्या होती है, शोध समस्या का एक अनुमानित या संभावित उत्तर होती है। शोध डिजाइन क्या होता है, पूरे शोध कार्य का एक ब्लूप्रिंट होता है। पिछली बार क्वेश्चन आया भी था, आपने देखा हो, और मैंने यहाँ से क्वेश्चन आएंगे सब देखना। पॉपुलेशन एंड सैंपलिंग का चयन शोध की दिशा तय करता है। सैंपलिंग का अर्थ होता है पूरी जनसंख्या का एक छोटा प्रतिनिधि भाग चुनना। ऐसे ही है डेटा संग्रह के लिए इंटरव्यू और क्वेश्चनरी का प्रयोग किया जाता है। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो इंटरव्यू और क्वेश्चनरी तैयार करते हैं। डेटा एनालिसिस हमेशा डेटा कलेक्शन की प्रोसेस के बाद होता है ना। पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर एनालिसिस करेंगे। ऐसे विश्लेषण की सांख्यिकी विधियां होती हैं, मीड वो सॉरी मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। ऐसे विश्लेषण के बाद हाइपोथेसिस को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है ना। इसके बाद एनालिसिस के बाद हाइपोथेसिस को रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, शोध के सभी चरणों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। शोध रिपोर्ट को शैक्षिक क्षेत्र में थीसिस या शोध प्रबंध भी इन्होंने कहा, रिसर्च जो शोध रिपोर्ट है या रिसर्च रिपोर्ट है, उसको शैक्षिक क्षेत्र में थीसिस या शोध प्रबंध भी कहा जाता है, प्रबंध भी कहा जाता है। शोध प्रक्रिया का अंतिम और गौरवशाली चरण जो परिणाम का प्रकाशन होता है या पब्लिकेशन होता है। जब हमने शोध प्रोसेस कर ली और लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको पब्लिकेशन करते हैं उसका, है ना। तो ये भी नेक्स्ट है रिसर्च मैनेजमेंट, शोध को प्रभावी ढंग से नियंत्रित और संगठित करना है, ठीक है। रिसर्च मैनेजमेंट का मतलब है। नेक्स्ट है रिसर्च मैनेजमेंट समय, संसाधनों, एथिक्स के महत्वपूर्ण बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करता है। ये भी आप याद रखेंगे। उचित शोध प्रबंधन से शोध की गुणवत्ता,
बढ़ती है और त्रुटियां क्या होती हैं, कम होती हैं। ऐसे ही आलेख लेखन शोध के परिणामों का संक्षिप्त और वैज्ञानिक दस्तावेज है। रिसर्च आर्टिकल क्या होते हैं, विशेष रूप से अकादमिक जर्नल के लिए तैयार किया जाता है, एकेडमिक जर्नल के लिए। शोध आलेख या जिसको रिसर्च आर्टिकल बोल रहे हैं, इसका शीर्षक छोटा हो, स्पष्ट और विषय को दर्शाने वाला होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, शोध के उद्देश्य, विधि, निष्कर्षों का 50 से 250 शब्दों में वर्णन होता है, एब्स्ट्रैक्ट या सार जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। भाग में क्या होता है, अध्ययन की पृष्ठभूमि होती है और उसके महत्वों को बताया जाता है। मेथोडोलॉजी में जो अपन ने सैंपल सिलेक्ट किया है, डेटा संग्रह किया है, इन टेक्निक्स का विवरण देते हैं। डिस्कशन में क्या करते हैं, डिस्कशन वाले भाग में जो रिसर्चर होता है उसके रिजल्ट्स की व्याख्या और एनालिसिस या विश्लेषण करता है। ठीक है। रेफरेंस क्या बताते हैं कि शोध के लिए किन सोर्स की सहायता ली गई है ना, शोध के लिए किन सोर्स से सहायता ली गई है, ये बताता है रेफरेंस। नेक्स्ट है आलेख लेखन में, या अपन रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑथेंटिक रेफरेंस का प्रयोग करना चाहिए, है ना, ऑथेंटिक रेफरेंस का प्रयोग करना चाहिए। आलेख में कमजोर शोध पद्धति या वीक मेथोडोलॉजी एक बड़ी तकनीकी त्रुटि मानी जाती है, आप याद रखेंगे। आईसीटी शोध में आईसीटी का उपयोग साहित्य की समीक्षा को अत्यधिक सरल और तीव्र बनाता है। नेक्स्ट है गूगल स्कॉलर। जो गूगल स्कॉलर होता है, शोध पत्र और थीसिस खोजने खोजने का एक सशक्त डिजिटल मीडियम है। डेटा एनालिसिस के लिए यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है SPSS और एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयरों का व्यापक प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन सर्वे टूल के माध्यम से डेटा संग्रह करना आधुनिक शोध की विशेषता है। पावर पॉइंट रिसर्च के डेटा को प्रभावित करने में मदद करता है। ऐसे क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, गूगल ड्राइव रिसर्च डेटा को सुरक्षित साझा करने में हेल्प करता है। रिसर्च एथिक्स का मतलब है ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता का नाम है रिसर्च एथिक्स। नेक्स्ट है रिसर्च एथिक्स का पालन करना पार्टिसिपेंट सेफ्टी के लिए अनिवार्य है ना, जो भी प्रतिभागी है उसकी सुरक्षा के लिए, है ना। डेटा का केवल उसी कार्य के लिए करना चाहिए जिसके लिए उसे लिया गया है। ठीक है। प्लेगरिज्म जिसको बोल रहे हैं, साहित्यिक चोरी को रोकना शोध नैतिकता का एक प्राथमिक सिद्धांत है। शोधकर्ता की विश्वसनीयता या जिसको क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, उसकी नैतिक कार्य प्रणाली पर निर्भर होती है, उसके एथिक्स पर, है ना। शोध का एक मुख्य नैतिक पक्ष या जिसको एथिक्स बोल रहे हैं, समाज के हितों की रक्षा करना भी होता है ना। शोध का एक मुख्य नैतिक पक्ष क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, समाज के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट है रिसर्चर में पॉजिटिव एटीट्यूड का होना अनिवार्य है ना, जरूरी है। कोडिंग और टेबुलेशन से जो एनालिसिस की प्रोसेस है वो सुगम हो जाती है, मतलब सिंपल हो जाती है। थार में थार मरुस्थल में वर्षा न होने का कारणों का अध्ययन एक प्रकार का शोध है ना। ठीक है, उन्होंने दे दिया। शोध डिजाइन में क्या क्या होता है, प्रयोगात्मक, वर्णात्मक और गुणात्मक विधियों का होता है। नेक्स्ट है रैंडम सैंपलिंग में जनसंख्या के प्रत्येक घटक को चुने जाने का अवसर होता है। थीसिस लेखन पीएचडी शोध कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साइटेशन स्टाइल शोध रिपोर्ट को अकादमिक रूप से स्वीकार बनाती है। ऐसे आईसीटी के प्रयोग से जो रिसर्च प्रोसेस है अधिक आधुनिक और फ्लेक्सिबल हो गई है। ऐसे ई बुक्स शोध सामग्री तक रिसर्चर की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करती है। ई बुक्स क्या करती है, तुरंत हमें मिल जाए तो हम चीजें कर लेते हैं। शोध का अंतिम निष्कर्ष हमेशा तर्कपूर्ण और सार्थक होना चाहिए, यानी मीनिंगफुल होना चाहिए, लॉजिकल और मीनिंगफुल। शोधकर्ता को व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या जिसको बायसेस बोलते हैं, बायसेस से पूरी तरह मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। शोध का परम लक्ष्य ज्ञान का विस्तार करना और मानवीय समस्याओं का समाधान ढूंढना होता है।
1 मिनट। ये कम्युनिकेशन यानी यूनिट 4 है ना, यूनिट 4 है। इसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ, कम्युनिकेशन है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच सूचनाओं का जब आदान प्रदान होता है तब हम इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। और कम्युनिकेशन जो शब्द है लैटिन वर्ड कम्युनिस से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है साझा करना। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया था शिक्षण भी है ना, शिक्षण भी शिक्षक और शिक्षार्थी रहता है, जिसमें प्रेषक और ग्राही दोनों सक्रिय होते हैं, है ना। प्रेषक और ग्राही क्या होते हैं, दोनों एक्टिव होते हैं। कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है शेयरिंग ऑफ मीनिंग, है ना, साझा करना। उद्देश्य अर्थ क्या होता है, शेयरिंग ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी समाप्त नहीं होती। ये भी गोल ओरिएंटेड है, रिसर्च भी गोल ओरिएंटेड था, है ना, और टीचिंग भी गोल ओरिएंटेड था, तो आप याद रखेंगे। देखो, प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो संदेश संदेश भेजने की शुरुआत करता है। और पिछले बारे जो हमने टेस्ट लगवाया था, अपने जो 2-3 टेस्ट थे 4 साल के, उनमें अपन ने देखा था ये क्वेश्चन था। मैसेज क्या होता है, वह विचार या जानकारी है जिसे साझा किया जाना है। एनकोडिंग संदेशों को प्रतीकों या भाषा में बदलने की एक प्रोसेस है। और मीडियम क्या होता है, वह साधन है जिसके द्वारा संदेश भेजा जा रहा है। और फिर आता है अपने पास डिकोडिंग। पहले एनकोड होता है, फिर मीडियम में जाता है, फिर डिकोडिंग होती है। तो डिकोडिंग में प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझने की एक पूरी प्रोसेस है। ऐसे रिसीवर रिसीवर वह व्यक्ति होता है जिसके लिए संदेश भेजा गया है, तो आप याद रखेंगे। और लास्ट में आता है फीडबैक। कम्युनिकेशन साइकिल को पूरा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है फीडबैक। देखो, कम्युनिकेशन में आने वाली बाधा को शोर कहते हैं। शोर नहीं, कई तरीके की बाधाएं हो सकती हैं जिनको हम क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन बाधा बोल सकते हैं, या अपन इसको कम्युनिकेशन क्या बोल सकते हैं, मतलब और भी शब्द आएंगे तो देखते हैं। कंटेक्स्ट या संदर्भ वह स्थिति है जिसमें कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों और भाषा का रखेंगे, शाब्द को बोला जा रहा है। शाब्दिक संप्रेषण कैसा हो सकता है, रिटन रिटर्न भी हो सकता है, दोनों टाइप के हो सकते हैं, यानी वर्बल कम्युनिकेशन ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है। कि हम यहाँ देखने वाले हैं कि जो नॉन वर्बल होता है या जिसको बिना बिना शब्दों के संकेत रहा होता है ना, बिना शब्दों के संकेत, मतलब जेस्चर में हो सकता है, यानी हाव भाव, शारीरिक भाषा, आंख का संपर्क, ये सब किसके हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भाग हैं, है ना। मतलब कुल मिला के जेस्चर इसमें आते हैं। नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज। आवाज के उतार चढ़ाव से संबंधित है, पिच टोन जिसको बोलते हैं, है ना, पिच या टोन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आत्म संप्रेषण या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब अपन खुद जब खुद से चीजें सोचते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अपने आप से बात करते हैं, तो ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, यानी व्यक्ति का स्वयं से संवाद, है ना। तो कभी आ जाए, यानी अंतरात्मा से बात करना या निर्णय लेना इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। ये इंट्रा कम्युनिकेशन, पर्सनल मैंने बताया है, जब खुद से खुद के बारे में बात करते हैं तो इंट्रापर्सनल हो जाता है। जब दो लोगों के बीच बात होती है तो हम इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच जब बात होती है ना। अभी जैसे हम सब बात कर रहे हैं तो वो इंटरपर्सनल नहीं होगी, वो ग्रुप कम्युनिकेशन है। चलो अभी आ जाएगा। आमने सामने की बातचीत या टेलीफोन पर चर्चा इंटरपर्सनल है, लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन एक कक्षा या मीटिंग में होने वाली चर्चा है। जैसे मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। ग्रुप कम्युनिकेशन में सभी सदस्य साझा लक्ष्य के लिए बात करते हैं, है ना। और नेक्स्ट है अपने पास मास कम्युनिकेशन, मीडिया के माध्यम से बड़ी भीड़ तक पहुंचता है। हम देखते हैं कि जो भी यूट्यूब चैनल हैं या फिर टीवी है, मीडिया की बात हो रही है, जो बहुत बड़ी संख्या तक पहुंचती है।
टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, ये सब किसके हैं? मास कम्युनिकेशन के प्रमुख सोर्स हैं। फिर बात आती है फॉर्मल कम्युनिकेशन या ये संस्थागत नियमों और अधिकारों पर आधारित होते हैं। जैसे हमारे कॉलेज के ही कुछ नियम, है ना? सरकारी आदेश हो, आधिकारिक पत्र हो, औपचारिक कम्युनिकेशन के ये उदाहरण हैं, आप याद रखेंगे। जबकि इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है, अनौपचारिक जो संप्रेषण जिसको बोल रहे हैं, ये व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, है ना? जिसमें कोई सरकारी संस्थान या आधिकारिक पत्र जो है वो शामिल नहीं होते, तो हम उनको इनफॉर्मल बोलते हैं। और इसका एक ग्रेपवाइन जो है या अफवाहों का संचार भी कहा जाता है, ये इनफॉर्मल का ही है ना? इनफॉर्मल का एक उदाहरण है। पिछली बार आई थिंक इससे क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कोई भी बड़ा अधिकारी जब छोटे अधिकारी को कोई नोटिस देता है या सूचना देता है, तो हम उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? कोई छोटा कर्मचारी है, अपने बॉस की ओर कोई सुझाव देता है या शिकायत करता है, तो हम उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि जैसे दो एक ही पद पे रहने वाले व्यक्ति हैं, समान, उनके बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा 2 जिलों के कलेक्टर चर्चा हो रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। मान लो 2 प्रोफेसर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का उदाहरण हो जाता है। एक प्रिंसिपल प्रोफेसर को कोई आदेश दे रहा है, तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा। मान लो कोई प्रोफेसर है, लैब टेक्नीशियन है, वो प्रिंसिपल को कुछ जाके बता रहा है, तो वो अपवर्ड हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब अलग-अलग विभागों और स्तरों के बीच होता है। जैसे मॉडल चेन में एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती हैं, ठीक है? इनका उदाहरण नहीं दिया, पर आप ये समझेंगे, अलग-अलग विभागों और स्तरों के बीच होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। चेन मॉडल में क्या होता है? एक निश्चित सीक्वेंस या क्रम में आगे बढ़ती हैं चीजें। और चेन मॉडल में कोई व्यक्ति सीधे बॉस से बात नहीं कर सकता है, उसे क्रम का पालन करना होता है। जैसे मान लो हम कभी अपन कचहरी जाएं, तो डायरेक्ट अपन कलेक्टर से नहीं मिलेंगे, पहले बाहर वो लोग रोक लेते हैं कि नहीं हमें बताओ। तो ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर है नक्शा संप्रेषण या कार्टोग्राफिक कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? नक्शे और चार्ट द्वारा सूचना देता है। इस कम्युनिकेशन को हम कार्टोग्राफिक कम्युनिकेशन या नक्शा संप्रेषण बोलते हैं। ऐसे ही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वह ये जो कम्युनिकेशन होता है जहाँ संदेश का अर्थ स्पष्ट और सरल हो, उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मोदी जी हमेशा भाषण देते हैं, है ना? चाहे वो झूठी क्यों ना बोले, लेकिन वो कैसा होता है? इफेक्टिव होता है। ऐसे ही तरीके से हम देखते हैं समय पर संदेश का पहुंचना प्रभावी संप्रेषण का मुख्य शर्त है ना? समय पर संदेश का पहुंचना ही क्या है? प्रभावी संप्रेषण की मुख्य शर्त है, ठीक है? ये नेक्स्ट है बैरियर की बात कर रहे थे। मैंने कहा था कि बैरियर, शोर भी एक बैरियर है, हम अवरोध जिसको बोलते हैं। तो भाषाई अवरोध या सीमेंटिक बैरियर भाषा और कठिन शब्दों के कारण उत्पन्न होता है ना? मान लो हम यहाँ के, मैं भिंड का हूँ, इधर आके मान लो निमाड़ी नहीं बोल पाऊँ या किसी गांव में जाऊं, तो वो भाषाई आधार पर क्या हो जाएगा? एक बैरियर हो जाएगा। तकनीकी शब्दों का अधिक प्रयोग कम्युनिकेशन को कठिन बना सकता है ना? टेक्निकल वर्ड जब हम ज्यादा यूज करते, तो हो सकता है बहुत से लोगों को टेक्निकल वर्ड नहीं आते हैं, तो वो भी क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम कर सकता है और उसको कठिन बना सकता है। फिजिकल बैरियर में कौन कौन आ जाता है? शोर आ सकता है, दूरी आ सकती है, खराब नेटवर्क आ सकते हैं। मान लो अभी आवाज आ जाए बैकग्राउंड में, प्रॉपर नहीं कम्युनिकेट हो पाएंगे, या फिर माइक प्रॉपर काम नहीं करे, या फिर कई नेटवर्क प्रॉपर नहीं है ना? तो ये सब फिजिकल बैरियर के उदाहरण हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं? डर है, तनाव है, अरुचि से संबंधित है। मान लो किसी किसी को रुचि नहीं है या उसको स्ट्रेस है, डर है, तो ये फिजियोलॉजिकल आ जाते हैं। बैरियर क्या होते हैं? विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों के कारण जो बैरियर उत्पन्न होता है, उनको हम कल्चरल बैरियर कहते हैं। ऐसे ही संप्रेषण में 7Cs का पालन करने से स्पष्ट, क्लियरिटी है, कॉन्शियसनेस है, ऐसे बहुत सारे 7C दिए हैं, है ना? वो यहाँ पर तो नहीं लिखे, पर आप याद रख लेंगे। जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है? शिक्षक
और छात्रों के बीच कम्युनिकेशन है। कक्षा कम्युनिकेशन या क्लास कम्युनिकेशन में शिक्षक को सुविधा प्रदाता की भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है, फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी। नेक्स्ट है नेक्स्ट एक मिनट है, आईसीटी का प्रयोग कम्युनिकेशन को आधुनिक और तीव्र बनाता है। जस्ट कल मैंने आपको बताया था जो सिंक्रोनस होता है इस कम्युनिकेशन में, जो प्रेषक और ग्राही एक ही समय पर जुड़े रहते हैं, जैसे लाइव क्लास है ना, तो ये सिंक्रोनस टाइप हो जाएगी। एसिंक्रोनस में समय अंतराल होता है, जैसे ईमेल है, रिकॉर्डेड वीडियो है ना, ये चीजें। जब हम क्विक रेस्पॉन्स देते हैं तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट है काइनेसिक्स है ना, काइनेसिक्स या काइनेसिक्स बोला है, शरीर की गतिविधियों और हाव भाव का अध्ययन है, इंपोर्टेंट है, याद कर सकते हैं। प्रोक्सिमिक्स क्या है, प्रोक्सिमिक्स कम्युनिकेशन, इसके दौरान क्या होता है, व्यक्तिगत स्थान का उपयोग होता है ना, व्यक्तिगत स्थान का उपयोग होता है। नेक्स्ट है अपने पास हैप्टिक्स, टच के माध्यम से किया जाने वाला कम्युनिकेशन है ना। एम्पैथी जो रिसीवर की भावनाओं को समझने में मदद करता है ना, संप्रेषण में जो एम्पैथी है वो क्या करता है, रिसीवर की भावनाओं को समझने में मदद करता है। पब्लिक ओपिनियन, ये जन मीडिया की एक प्रमुख भूमिका है, ठीक है, ये हो गया। मीडिया एजुकेशन और जागरूकता फैलाने का एक सशक्त मीडियम है ना। नेक्स्ट है सोशल मीडिया क्या है, त्वरित सूचना या इंस्टेंट इंफॉर्मेशन का मुख्य सोर्स बन गया है। मिस इन्फॉर्मेशन और अफवाहें मीडिया का नकारात्मक पक्ष है ना, ये भी। कल्चरल पॉल्यूशन मीडिया के गलत उपयोग से फैल सकता है ना, कल्चरल पॉल्यूशन बोल रहे हैं, मीडिया के गलत उपयोग से फैल सकता है। कोडिंग डिकोडिंग के बिना कम्युनिकेशन संभव नहीं है ना। नेक्स्ट है एंड टू एंड, जो एनक्रिप्शन होता है, डेटा को गुप्त कोड में सुरक्षित रहता है, जैसे अपने व्हाट्सएप की चैट है ना, वो एंड टू एंड सब वो रहती है, एनक्रिप्शन रहता है। कम्युनिकेशन में बैक फीड हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, ऐसा अनिवार्य नहीं है। बैक फीड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है या अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है इमोशनल कम्युनिकेशन में अपना गुस्सा भी, क्रोध आ सकता है, खुशी हो सकती है, दुख व्यक्त किया जा सकता है, ये सब इमोशनल कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। बिना बोले रोकर मुस्कुराकर अपनी बात कहना अशाब्दिक संप्रेषण है, नॉन वर्बल वाला। मोदी जी रो देते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, आपने देखा होगा, तो ये किसका है, नॉन वर्बल का एक हो जाता है। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन में ग्राफ, फोटो, वीडियो का उपयोग होता है। नेक्स्ट है सेल्फ डिस्क्लोजर, स्वयं के बारे में जानकारी साझा करना है ना। सेल्फ डिस्क्लोजर क्या होता है, ऐसे कम्युनिकेशन में सेल्फ डिस्क्लोजर, स्वयं के बारे में जानकारी साझा करने वाला कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल, कम्युनिकेशन को सफल बनाने के लिए प्रेषक से अधिक महत्वपूर्ण होती है ना। क्या बोल रहे हैं, लिसनिंग स्किल कम्युनिकेशन को सफल बनाने के लिए प्रेषक से अधिक महत्वपूर्ण है। मान लो मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ और सामने वाला नहीं उसको वो कर रहा है, तो ये महत्वपूर्ण होना चाहिए, पहली बात तो सफल तभी माना जाएगा। एक्टिव लिसनिंग में प्राप्तकर्ता पूरी तरह एकाग्रता से संदेश सुनता है ना, एक्टिव लिसनिंग में आप जैसे बी अलर्ट होके सुन रहे हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस है। इंटर कल्चर कम्युनिकेशन विभिन्न संस्कृतियों के बीच लोगों के बीच होता है ना, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच होता है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है मीडिया के माध्यम से कल्चरल डिफ्यूजन संभव है ना। नेक्स्ट है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है, मीडिया है ना? ये भी माना जाता है। कम्युनिकेशन में शोर जो है, शोर केवल आवाज नहीं बल्कि कोई रुकावट भी हो सकती है ना, कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है मैक्रो कम्युनिकेशन, बड़े स्तर पर पूरे समाज के लिए होता है। माइक्रो कम्युनिकेशन छोटे स्तर पर व्यक्तिगत या छोटे समूह में होता है। नेक्स्ट है फायरवॉल, डिजिटल कम्युनिकेशन में अनधिकृत पहुंच को रोकता है ना, अनवांटेड कोई भी
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट के माध्यम से लाइव मीटिंग की सुविधा देता है। जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तरीके से हो सकता है, हालांकि लाइव क्लास चल रही है भले, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैमरा और इंटरनेट अनिवार्य उपकरण है। हम हालांकि ऑडियो अभी कर रहे हैं, पर ये वीडियो भी हो सकता है। नेक्स्ट है मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या जिसको ईमेल बोलते हैं, लिखित संदेश भेजने का सबसे पुराना और प्रभावी डिजिटल तरीका है ना। अगर ईमेल की बात आ रही है तो, है ना, लिखित संदेश भेजा जाता है और पुरानी मेथड है। ईमेल में एक आता है सीसी, अन्य लोगों को सूचना देना, और बीसीसी आता है कि गोपनीय रूप से अन्य को प्रेषित किया जाना, है ना। तो वहां पर देखना, आप मेल ओपन करेंगे तो सीसी भी आता है। जैसे अपन ने एक मेल लिखा और हम पहले कुछ लोगों को भेज रहे हैं, फिर उसमें से और लोगों को उसी मेल को वो कर रहे हैं फॉरवर्ड, लेकिन वो दूसरे लोगों को पता नहीं चले, तो हम बीसीसी में उसका वो डाल देते हैं। स्पैम क्या होता है? अनचाहे जो ऐड होते हैं या मैसेज होते हैं वो होता है। फिशिंग, नकली संदेशों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी चुराने का एक मतलब एक प्रयास होता है। ब्लॉगिंग व्यक्ति विचारों को जन स्तर पर साझा करने का माध्यम है। पॉडकास्ट में ऑडियो आधारित कम्युनिकेशन एक मॉडर्न फॉर्म है या आधुनिक रूप है। नेक्स्ट है अरावली आंदोलन जैसे जन आंदोलनों में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है ना। ऐसे ही कम्युनिकेशन में न्यूट्रलिटी संदेश की वास्तविक वास्तु वो वस्तुनिष्ठता को बनाए रखती है। ब्रॉडकास्टिंग एक ही समय में कई लोगों तक संदेश पहुंचाना है। ऐसे ही लीनियर मॉडल में फीडबैक का अभाव होता है। इंटरेक्टिव मॉडल में फीडबैक की प्रक्रिया शामिल होती है। ठीक है। और नेक्स्ट है कम्युनिकेशन में एक्यूरेसी भ्रांतियों को कम करती है। हाइब्रिड कम्युनिकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में होता है। मूक का मैंने आपको बताया था, है ना। प्लेटफॉर्म डिजिटल शिक्षा और कम्युनिकेशन के बड़े केंद्र हैं। स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों का एक कम्युनिकेशन मतलब मीडियम है जो कम्युनिकेट करता है। ऐसे ही नेटवर्किंग कंप्यूटरों और लोगों के बीच संबंधों का एक जाल है। यूआरएल किसी वेबसाइट का पता होता है जहां जो सूचना तक पहुंचाता है। अरे बहुत है, 100 नहीं है, ज्यादा है। ब्राउजर इंटरनेट पर सूचना खोजने का उपकरण है ना। ब्राउजर, ये अपन ब्राउजर से ही ओपन किए। संदेश की प्रासंगिकता या रिलीवेंस बोलते हैं, प्रभावी संप्रेषण का आधार है। अमूर्त संप्रेषण संकेतों और प्रतीकों पर आधारित होता है ना। और नेक्स्ट है अपने पास व्यवहार में परिवर्तन सफल संप्रेषण का अंतिम परिणाम है। शिक्षक का कम्युनिकेशन कौशल छात्रों के लर्निंग को सीधा प्रभावित करता है। स्पष्ट उच्चारण और गति कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाता है। मान लो मैं क्लियर तरीके से नहीं स्पष्ट उच्चारण करूं तो वो प्रॉपर नहीं, प्रभावी नहीं रहेगा, है ना। कम्युनिकेशन में धैर्य रखना प्राप्तकर्ता के लिए आवश्यक होता है ना। ऐसे ऑडियो विजुअल ऐड होते हैं, संदेशों को अधिक स्थायी बनाते हैं। रेडियो का मैंने आपको बताया था, जन संप्रेषण का एक साधन है। अखबार लिखित मुद्रित, ये भी जन संप्रेषण का एक है, लिखित है। अखबार क्या है? लिखित और मुद्रित कम्युनिकेशन है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जो वैश्विक या ग्लोबली कम्युनिकेशन संभव बनाता है। हम विश्व की चीजें, किसी दूसरे देश की चीजें भी हम यहाँ इजीली से देख पा रहे हैं। कम्युनिकेशन में कोडिंग प्रेषक द्वारा की जाती है, जबकि जो डिकोडिंग है प्राप्तकर्ता द्वारा की जाती है। फीडबैक बिना कम्युनिकेशन के अपूर्ण माना जाता है। क्लास होने के बाद आपसे पूछेंगे कि कैसा रहा, तो वो नहीं मिले तो ऐसा है कि हाँ प्रॉपर नहीं हुआ होगा कम्युनिकेशन। ग्रुप थिंक क्या होती है? कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन में स्वतंत्र चिंतन की बाधा है, ग्रुप थिंक, है ना। नेक्स्ट है सेंसस, डेटा का उपयोग सांख्यिकी कम्युनिकेशन में होता है। गूगल मीट एक लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। जूम का उपयोग भी वेबिनार ऑनलाइन क्लास के लिए होता है। व्हाट्सएप त्वरित संदेश भेजने का एक मुख्य साधन है। ऐसे ही आप देख रहे होंगे संप्रेषण में टाइमिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कम्युनिकेशन में। प्राप्तकर्ता की पृष्ठभूमि संदेश की व्याख्या को प्रभावित करती है ना। ई पाठशाला छात्रों के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन का एक मंच है। सांस्कृतिक परिस्थितियां
और संस्कृतियों के बीच, है ना। ऊर्जा प्रवाह प्रकृति में एक दिशा संप्रेषण है ना, वो भी एक कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है प्रभावी सुनने के लिए पूर्वाग्रहों को छोड़ना जरूरी होता है ना। तो हम जैसे हमें कोई भी चीज आ रही है, पहले हम बिल्कुल अगर प्रभावी तरीके से सुनना है तो आप ये जीरो से सीख रहे। तकनीकी शब्द जार्गोन, जिसको बोलते हैं जार्गोन, कम्युनिकेशन में बाधा डाल सकता है ना। नेक्स्ट है एआई आधारित टूल्स कम्युनिकेशन को व्यक्तिगत बनाते हैं, है ना। और नेक्स्ट है चैटबॉट, मानव और मशीन के बीच कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर कम्युनिकेशन की भौतिक संरचना है, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस नेटवर्क में डिवाइस की विशिष्ट पहचान है। ऐसे बैंडविड्थ डेटा ट्रांसफर की गति और क्षमता को दर्शाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा साझा करने का आधुनिक तरीका है। और ब्लूम का वर्गीकरण शैक्षिक संप्रेषण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। संज्ञानात्मक कम्युनिकेशन ज्ञान और समझ को बढ़ाने पर केंद्रित है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास भावनात्मक कम्युनिकेशन मूल्यों और दृष्टिकोण के लिए है। ऐसे ही क्रियात्मक जो संप्रेषण है स्किल के लिए प्रभावी होता है। डिजिटल डिवाइड तकनीकी तक पहुंच की असमानताओं का कम्युनिकेशन अवरोध है। ऐसे ई जो है गवर्नेंस सरकार और जनता के बीच कम्युनिकेशन को सुगम बनाता है। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? डिजिटल कम्युनिकेशन का एक बड़ा लाभ है। ऐसे ही उमंग ऐप, है ना, कई सरकारी सेवाओं को एक साथ जोड़ता है, याद रखेंगे। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य भारत को ज्ञान आधारित समाज बनाना है। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य है भारत को ज्ञान आधारित। प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश प्राप्तकर्ता की भाषा में होना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी में, तो आप हिंदी समझते हैं ना। ऐसे मान लो मैं मलयालम जानता होता और मलयालम में बताता तो प्रभावी थोड़ी ना होता कम्युनिकेशन। ऐसे नेक्स्ट है अपने पास अशाब्दिक संकेतों का अभाव अक्सर ऑनलाइन कम्युनिकेशन में गलतफहमी पैदा करता है, अशाब्दिक संकेत। नेक्स्ट है एम्पैथी शिक्षक छात्र कम्युनिकेशन की जान है ना। स्व अध्ययन सामग्री पेटेंट कम्युनिकेशन का भाग है। ऐसे गूगल स्कॉलर जस्ट मैंने आपको बताया था रिसर्च पेपर का एक मंच है। प्लेगरिज्म भी मैंने आपको बताया था एक अनैतिकता है ना, बड़ी बड़ी अनैतिकता है। वेबिनार इंटरनेट पर आयोजित सेमिनार होता है। इंस्टेंट फीडबैक डिजिटल कम्युनिकेशन की ताकत है। और लास्ट है सेकंड लास्ट भाषा परंपरा और प्रतीक सांस्कृतिक कम्युनिकेशन के घटक हैं। संप्रेषण का अंतिम लक्ष्य एक साझा समझ विकसित करना होता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने कम्युनिकेशन के